हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई जागृति क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले आज जो हम 11th का चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो जो बायोलॉजी का बेसिक पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा जनरल नॉलेज बताना चाहती हूँ कि हमें किस प्रकार पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारे बायोलॉजी का 11th का सिलेबस है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि उसके अंदर दो अलग अलग पार्ट है, एक है प्लांट्स वाले और एक है एनिमल्स वाले। तो आपको पता है कि जो बायोलॉजी है, वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो बायोलॉजी है वो थोड़ा सा इजी टॉपिक आता है, इंटरेस्टिंग भी आता है, क्योंकि उसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो आपके 11th के अंदर चैप्टर है बायोलॉजी के, उसमें कुछ 11th ये प्लांट्स का पार्ट है, कुछ एनिमल्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हम जो दो शाखाएं होती है आपके बायोलॉजी की, एक शाखा होती है आपके बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। यानी जूलॉजी आप बोल सकते हो जंतु शास्त्र और बॉटनी या हम बोल सकते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र। तो ये जो दो आपके शाखाएं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, जंतु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इसमें देखिए ये जो आपके वनस्पति शास्त्र है इसके अंदर सारे जो प्लांट्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि पौधे हैं वो उनके कितने टाइप्स है, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन कौन से पौधे हैं, उनमें किस प्रकार की उनकी जो शरीर की संरचना होती है, उनके अंदर किस प्रकार जीवन यापन होता है, जनन कैसे होता है, उनका आवास किस प्रकार का होता है, वो हम देखेंगे। फिर जो दूसरी शाखा है जंतु शास्त्र या जूलॉजी, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, एनिमल्स के बारे में, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि सबसे निम्न किस्म के जीव कौन से थे या उनका विकास किस प्रकार होता गया। और फिर हम देखेंगे कि सबसे विकसित प्राणी कौन से हैं, जीवों के अंदर किस प्रकार का शरीर स्तर है, उनके मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होता गया। तो वो सब हम जंतु शास्त्र में पढ़ने वाले हैं। और जंतु शास्त्र में भी हम सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे मनुष्य के बारे में, ह्यूमन के बारे में, हमारे शरीर के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार, जैसे हमने भोजन किया तो उसका पाचन कैसे हुआ, जो हमने श्वास ली उस गैस का आगे जाके क्या प्रक्रम रहा, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वो कहाँ से आई। फिर जो हम चलते हैं, हमारे शरीर की मूवमेंट होती है, तो हमारे शरीर में ये मूवमेंट कराने वाला स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र, ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। तो कुल मिलाकर जंतु शास्त्र में हम जीव जंतुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके अलावा फुल डिटेल है वो हम मनुष्य के रूप में देखेंगे। तो देखिए, इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि हमें अपने शरीर के बारे में पढ़ना है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने भोजन कर लिया तो इस भोजन का आगे जाकर क्या होने वाला है। तो देखिए, ये जो बायोलॉजी का ये पार्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपने बॉडी के बारे में ही जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं आपको, आप 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आए हो तो आपका यही मकसद होगा कि साइंस स्ट्रीम लेने का और उसमें भी बायोलॉजी लेने का। आपका सपना डॉक्टर बनने का हो सकता है, आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके साइंस के। तो साइंस में जो आपने ये ऑप्शन लिया है बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन एक ही शर्त है कि आप कंटिन्यू बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखोगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप मन लगा के पढ़ोगे, हर चीज़ को बिल्कुल पॉइंट वाइज आप अगर समझते जाओगे, तो ये आपके बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या बिल्कुल कोई गेम खेल रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंस है वो समझने का टॉपिक है, वो रटने का टॉपिक नहीं है। और अगर आप इसको समझ के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके बायोलॉजी है उसमें सबसे पहले जो मैं आपके चैप्टर स्टार्ट करूँगी, आपने भी पढ़ा होगा, आपकी इकाई है कोशिका विज्ञान। जो इकाई है इसके अंदर चैप्टर है कोशिका के दो, एक तो वो चैप्टर है जिसमें कोशिका का बिल्कुल बेसिक बताया गया है कि कोशिका की किस प्रकार संरचना होती है, उसके जो भी भाग है वो कैसे काम करेंगे। और जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसमें कोशिका विभाजन दिया हुआ है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। यानी आपके पार्ट संख्या 8 नंबर है, चैप्टर नंबर 8 नंबर पार्ट है जो वो है कोशिका विज्ञान। यानी उसमें हम सारी कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं।
और उसके बाद जो चैप्टर है 10 नंबर, जो कोशिका विभाजन यानी कोशिका के अंदर किस प्रकार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिका के अंदर किस प्रकार का चक्र चलता है, यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो कोशिका वाला चैप्टर आपके स्टार्ट कर रही हूँ उसका बिल्कुल थोड़ा सा आज हम बेसिक बताने वाले हैं। तो देखिए, कोशिका विज्ञान। देखिए, कोशिका या सेल हमारे शरीर की इसको आधारभूत इकाई कहा जाता है, इसको जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए, जो कोशिका है इसके लिए दो वर्ड्स काम में आते हैं आपके, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। जो कोशिका है इसको कहा जाता है जीवों की, जो आपके कोशिका है इसको कहा जाता है जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दो शब्द आए हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। ये लाइन आपको रटनी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 5th क्लास से इसको रटते ही तो आ रहे हो कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो अगर आप रटोगे तो फिर आप इसको समझोगे कब, अगर अभी आपके समझने का टाइम है। ये नहीं, ये जो दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो पहला शब्द है लिखा हुआ है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, इसका मतलब है कि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो इस कोशिका के कारण बना हुआ है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो कोशिका है, कोशिका मिलाकर एक कई सारी कोशिका जब मिल जाएगी तो जिस संरचना का निर्माण हो जाएगा उसको कहा जाता है उत्तक या टिश्यू। फिर जब कई सारे उत्तक मिल जाएंगे तो जो संरचना बनेगी वो है अंग, अंगों से मिलकर बनेंगे तंत्र, और तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। यानी लास्ट में जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर थी वो क्या बन गई, शरीर बन गई। और इस पूरी शरीर को संरचना बनाने के लिए सबसे आधारीय भाग क्या था, कोशिका। आप ऐसे मान सकते हो कि आपको एक माला बनानी है, तो माला बनाने के लिए आपको बहुत सारे मोती चाहिए। आपने ये एक मोती ले लिया और बहुत सारी मोतियों ने मिलकर क्या बना दी, माला बना दी। तो जैसे माला की इकाई हम मोती को बोल सकते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि पूरे माला को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मोतियों की आवश्यकता थी, लेकिन एक मोती ने शुरुआत की थी। उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिका रूपी मोती की आवश्यकता होती है। यानी एक कोशिका ने जीवन की शुरुआत की थी और फिर कोशिकाओं के गुणन से असंख्याएं कोशिका बन गई, और लास्ट में जाते जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी जो संरचना बनी वो हमारा शरीर बना। देखिए, जब माँ के शरीर में बच्चे का परिवर्धन होता है तो सबसे पहले जो बच्चे की प्रारंभिक कोशिका होती है वो एक सिंगल सेल होती है, एकल कोशिका होती है। फिर उस कोशिका में कंटिन्यू विभाजन होता रहता है और धीरे धीरे करते क्या करता है, पूरा बेबी बन जाता है। 9 महीने में पूरे बच्चे का शरीर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर को, इस संरचना को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, कोशिका की आवश्यकता थी। तो इसलिए बोला गया संरचनात्मक इकाई, यानी ये जीवों के शरीर की संरचना बनाती है, इस कारण कोशिका को क्या कह दिया, संरचनात्मक इकाई। दूसरा आपके सामने नाम आया क्रियात्मक इकाई। क्रिया बोलते हैं काम को, वर्क को, जो भी हमारे शरीर में वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे हमने भोजन किया उसका पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, हमने श्वास ली उसका जो भोजन के साथ मिलाकर ऑक्सीडेशन हो गया, उसके अलावा हमारे शरीर में उत्सर्जन हो गया। जो भी हमारे शरीर में काम होते हैं ना, वो इस कोशिका के अंदर ही होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, उसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शक्तिगृह, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भोजन में से ऊर्जा निकालता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन में से ऊर्जा निकालता है और उस ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेता है, और जैसे जैसे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है वो शरीर को देता जाता है। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने नाम है, ये एक कोशिका का ही पार्ट है। आगे जब हम कोशिका की संरचना पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोशिका के अंदर
ये कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर एक चपटी संरचना होती है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का ऑक्सीकरण करेगा, उसके साथ ऑक्सीजन मिलाकर, और जो भोजन के साथ एनर्जी थी उसको निकालने का काम करेगा। तो इसने भोजन के अंदर जो भी एनर्जी थी, जो भी ऊर्जा थी, उसको निकाल कर अपने अंदर संचित कर लिया, और संचित कर लिया इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका का शक्तिग्रह। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कह दिया, इसने भोजन का पाचन कर दिया, ऑक्सीजन गैस ली, उसको काम में ले लिया, तो शरीर के कार्य किए कि नहीं किए, और ये कार्य कोशिका के पार्ट नहीं किए, यानी जो भी क्रियाएं होती है वो किसके अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। इसी के कारण कोशिका को कहा जाता है जीवों की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके ये दोनों वर्ड क्लियर हुए। सबसे पहले लाइन आप जब भी कोशिका का चैप्टर पढ़ोगे तो यही लाइन लिखी हुई आएगी कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जीवों के शरीर की संरचना बनाती है। क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर में जो भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करती है, इसलिए कोशिका को कहा जाता है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी खोज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जीवित कोशिका को किसके द्वारा देखा गया, मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया, या कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, जो कोशिका सिद्धांत है यानी सेल थ्योरी वो किसके द्वारा दिया गया। तो ये 3-4 कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था या जीवित कोशिका की खोज की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इस ल्यूवेनहॉक नाम वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। और किस में देखा था उसने, हमारे जो दांतों का मेल होता है एनिमेक्यूल बोलते हैं उसको, उसके अंदर ल्यूवेनहॉक ने देखा था जीवित कोशिका को, इसलिए बोल दिया जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। फिर आपको पूछ लिया जाए मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। और अगर आपको जीवित या मृत कुछ भी नाम ना दिया जाए, आपको पूछा जाए कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर क्या करना है, रॉबर्ट हुक ही करना है आपको, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ये आपको सन भी ध्यान रखना है साथ में, 1665। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए। अगर आपको जीवित कोशिका जीवित नाम आ जाए तो आपको आंसर करना है ल्यूवेनहॉक। फिर उसके अलावा कुछ भी नाम आए, या तो वो मृत नाम देगा या कुछ भी नाम नहीं देगा, वो क्या पूछेगा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर क्या करना है, रॉबर्ट हुक। अगर जीवित नाम आ जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, वरना दोनों सिचुएशन में एक ही नाम आएगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। जो हमारे देखते हैं हम पौधे होते हैं ना, जो पौधों का बाहरी भाग होता है, जो पौधों का बाहरी भाग होता है वो बिल्कुल सूख जाता है, आप उसको तोड़ सकते हो अंगुली से, उसको बोलते हैं छाल। तो वो क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसकी जो कोशिका होती है ना वो मृत कोशिका होती है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन कोशिकाओं को देखा था और बोल दिया कि हाँ ये इस प्रकार की एक संरचना होती है, और उन्होंने कोशिका की खोज कर ली थी कब, 1665 में। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की गई थी, और कोशिका की खोज कब की थी उन्होंने, 1665 में। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जीवित कोशिका की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोशिका के सिद्धांत दिया गया था 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। दो वैज्ञानिक थे, एक था जंतु शास्त्री जिसका नाम था स्वान,
और एक था वनस्पति शास्त्री जिसका नाम था स्लाइडेन। जंतु शास्त्री यानी इसने जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन किया, इसलिए इसको बोल दिया जंतु शास्त्री। और जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था इसने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया, इसलिए इसको बोला गया वनस्पति शास्त्री। जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था इसने पौधों की कोशिकाओं का निरीक्षण किया, जो स्वान वैज्ञानिक था इसने जंतुओं की कोशिकाओं का निरीक्षण किया, और दोनों ने सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत, और यह दिया गया था 1838 में, 1838। ठीक है, तो आपके पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? 1838 में। ध्यान रखना, स्लाइडेन था वनस्पति शास्त्री और स्वान था जंतु शास्त्री। यानी स्लाइडेन ने पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया जबकि स्वान ने जंतुओं की कोशिकाओं पर अध्ययन किया। तो ये आपके स्टूडेंट्स खोज से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, वो कोशिका आपको किस प्रकार की दिखाई देती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोशिका है उसके मुख्य भाग कौन कौन से, फिर हम देखेंगे कि इसके अन्य भाग कौन कौन से। क्योंकि देखिए ये जो कोशिका होती है इसके अंदर कई पार्ट है, इसमें मुख्य भाग होते हैं बाहर के आवरण, अंदर का केंद्रक और बीच का कोशिका द्रव्य, और अन्य भाग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाय हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, राइबोसोम होंगे, अंदर केंद्रिका हो गई, गुणसूत्र होंगे। इतने सारे भाग होते हैं कोशिका के, लेकिन हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन भागों को पढ़ेंगे जो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जो इसके एक्स्ट्रा भाग होते हैं, अन्य भाग होते हैं। तो देखिए कोशिका के मुख्य भाग हम पढ़ेंगे अभी। जो कोशिका होती है उसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है बाहर की जो कोशिका की बाउंड्री होती है उसको बोलेंगे बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। जो बाहर की बाउंड्री होती है कोशिका की वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सबसे बाहर कोशिका भित्ति, और उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। फिर मध्य में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है कोशिका के उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और सबसे अंदर होता है वो है केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो तीनों भाग है ये कोशिका के मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा जो भी आगे नाम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो सब कोशिका के अन्य एक्स्ट्रा पार्ट होंगे। लेकिन ये जो मेन पार्ट है, अब देखिए ये पार्ट किस प्रकार दिखाई देंगे। ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहर वाला है कोशिका भित्ति, और उसके अंदर होगी कोशिका झिल्ली। ध्यान रखना सब कोशिकाओं में ये दोनों आवरण नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसी कोशिका है जिसमें दो आवरण होते हैं, भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी। एक तो पौधों की कोशिका अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये दोनों आवरण दिखाई देंगे, और एक यदि आप कवकों की कोशिका देखोगे तो भी उसके अंदर आपको दोनों आवरण दिखाई देंगे। बाकी यदि आप जंतुओं की कोशिका देखोगे तो आपको ये दो आवरण नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक ही आवरण दिखाई देगा, और वो आवरण कौन सा होगा? कोशिका झिल्ली। हम क्या है? हम जंतु है। अगर हमारी कोशिका को निकाल कर देखा जाए तो हमारी कोशिका में दो बाउंड्री नहीं दिखती है बाहर, सिर्फ एक ही भाग दिखेगा। कौन सा? कोशिका झिल्ली। हमारे अंदर सिर्फ ये अंदर वाला भाग होता है, कोशिका झिल्ली होती है। हमारी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी यदि पौधों और कवकों की कोशिका की बात करें तो उनमें भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी, यानी उन कोशिकाओं के बाहर दो आवरण होंगे। लेकिन यदि आप जंतु कोशिका को देखोगे तो उसके बाहर एक ही आवरण होगा, और वो कौन सा होगा? कोशिका झिल्ली। अब इन दोनों को शो करने के लिए मैं दोनों आवरण बना रही हूँ।
तो इससे आप ध्यान रखना कि जो मैं अभी कोशिका बना रही हूँ वो जंतु कोशिका तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसमें भित्ति भी बना दी है और झिल्ली भी बना दी है। तो ये किसकी कोशिका हो सकती है? ये या तो पौधों की कोशिका होगी या कवकों की कोशिका होगी। जो बाहर वाला आवरण है वो है कोशिका भित्ति और अंदर वाला है कोशिका झिल्ली। फिर सबसे जो अंदर भाग होता है उसको बोलेंगे केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। यह है केंद्रक झिल्ली। और सबसे केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। और कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी केंद्र के बाहर पाया जाता है, वो है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के मुख्य भाग हमने 3 देख लिए। सबसे पहले देखा हमने बाह्य आवरण। ये मैंने जो कोशिका बताई है इसमें दोनों आवरण उपस्थित है, जिसमें देखिए ये है कोशिका भित्ति और ये है कोशिका झिल्ली, दोनों आवरण उपस्थित है। फिर दूसरा भाग ये रहा कोशिका द्रव्य, जो बीच में पाया जाता है द्रव पदार्थ। और सबसे अंदर वाला भाग कौन सा है? केंद्रक। ये रहा केंद्रक। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं कोशिका के दोनों आवरण। सबसे बाहर वाले दोनों आवरण, जिसमें सबसे बाहर है कोशिका भित्ति और उसके अंदर है कोशिका झिल्ली। बीच में पाया जाता है एक द्रव पदार्थ, गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जिसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका का केंद्रक, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। तो ये आपके सामने है कोशिका का एक बिल्कुल मुख्य संरचना युक्त भाग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि आप नोट डाउन कर रहे हो तो साथ में आप नोट्स बना रहे हो तो भी आप लिख सकते हो, और अगर साथ में नहीं लिख पाते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये है कोशिका के 3 मुख्य भाग, जिसमें सबसे बाहर के 2 आवरण कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव्य और सबसे अंदर पाया जाता है कोशिका का केंद्रक। पूरी कोशिका के कार्यों को ये जो केंद्रक है वो कंट्रोल करता है, इसी के कारण इसको कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, तो ये आपके कोशिका के मुख्य भाग है। इनको फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे इसके जो भी कार्य हैं इन तीनों भागों के, इनका जो भी आगे वर्णन है, पहले हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे और फिर जो भी इनके अन्य भाग है कोशिका के उनको हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।